हेलो। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर। आ रही है सर। ओके। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी डेमो क्लास है, फर्स्ट डेमो क्लास है। तो हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है 20 को स्टार्ट हो जाएगा। आज हम सिर्फ अपनी डेमो क्लासेस की बारे में बात करेंगे। सिंपली आप जो आपका पहला टॉपिक है, हिस्ट्री से टॉपिक मैंने लिया है। हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे क्योंकि यहाँ से थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन यहाँ से आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा। हम इसमें पूरे जो प्रोसेस रहेगा 6 मंथ में हम प्री प्लस मेंस की सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे। फोकस जो हमारा रहेगा वो प्री में रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी दिसंबर या जनवरी तक आ जाए, उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिए जाएंगे। उसके साथ ही आपका 1 से 2 मंथ के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो 1 से 2 मंथ में आपको जो एग्जाम करने के लिए, जो अपनी तैयारी करने के लिए आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, क्योंकि इसका जो प्री का सिलेबस है वो बहुत ही वाइड है। खैर मेंस के लिए तो आप तैयारी कर भी सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको हिंदी इंग्लिश प्रिपेयर करना है। वो ज़्यादा टफ नहीं है वो वाला सेक्शन। अगर किसी का बाय द वे टाइम का इशू रहता है, अगर कोई अटेंड नहीं कर पाता है, फॉर एग्जांपल हमारे इसमें ग्रुप में अभी 2-3 ऐसे हैं जो अभी सर्विस में हैं, कांस्टेबल, एज ए कांस्टेबल पोस्टेड हैं। उन्होंने भी ये इशू उठाया था कि हमारे पास अभी टाइम का इशू रह रहा है। तो उनके लिए हम रिकॉर्डेड रखेंगे ये सेशन, हर एक सेशन रिकॉर्डेड रहेगा। तो आप उससे कभी भी आप उस रिकॉर्ड सेशन को देख सकते हैं। बाकी ये रिकॉर्ड सेशन वही देख पाएगा जो इनरोल रहेगा। 20th के बाद जो भी इनरोल्ड रहेगा वही इसमें कोचिंग ले पाएगा। बाकी हमारा जो इसमें प्रोसेस रहेगा, जैसे वीकली आपका टेस्ट रहेगा, ताकि हमारे को पता लगे कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ लैग कर रहा है, कौन से सेक्शन में लैग कर रहा है, ताकि हम वहां पर फोकस कर सकें। बाकी अगर किसी का डाउट है तो पर्सनल आपको असिस्टेंट दी जाएगी, डाउट सेशन रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसमें से लगभग 10 से 15 स्टूडेंट अगर इनरोल करते हैं तो आई विल एश्योर कि आज सारे के सारे स्टूडेंट अगली बार के लिए सब इंस्पेक्टर क्लियर कर लें। प्री प्लस मेंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री क्लियर हो, आपका मेंस भी क्लियर होना चाहिए। फायदा तभी है आप लोगों का। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। किसी का कोई डाउट है कि कुछ कैसा रहेगा ये प्रोसेस? देन आई विल स्टार्ट। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हिस्ट्री से। हिस्ट्री का पहला ही टॉपिक है कि हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबको पता है। अगर किसी को इसकी में भी यहाँ पर डाउट आ रहे हैं कि आपकी स्क्रीन आपकी, आप अपनी जो रोटेशन है उसको ऑफ कर लीजिए। फोन को इस तरह से टिल्ट कर दीजिए, फिर 2 बार क्लिक करिए तो आपकी स्क्रीन बड़ी आ जाएगी। तो छोटी स्क्रीन में आपको दिखेगा नहीं पूरा। अगर सबके आ रहे हैं तो मुझे आप चैट में बता दीजिए कि आ रहे हैं। सभी को सही लग रहा है, दिख रहा है, आवाज सही आ रही है? देन आई विल स्टार्ट। मे भी किसी को आवाज का इशू आ रहा है कि आवाज रुक रुक के आ रही है। चलिए, कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑल क्लियर? ओके, दैट्स ग्रेट। आपको पता है कि हिस्ट्री मेनली आप पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ऐसे से पढ़ते हैं आप। ठीक है, मीडिएवल हिस्ट्री उस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री का जो डिवाइड की गई है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। और जो ये 3 पार्ट्स है वो है ये प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। ठीक है, ये 3 पार्ट है आपके पास जिनके बारे में आपने जानना है। यहां पर हम प्री हिस्टोरिक में जब हम सोर्सेज की बात करते हैं,
इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के बारे में भी हम बात करेंगे। 20 लाख ईयर्स से जब ये स्टार्ट होता है, हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना है सब इंस्पेक्टर के लिए, क्योंकि अगर आपने थोड़े से आपको बेसिक क्लियर हो गए तो आपको लॉजिक लगाने में आसानी रहेगी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। बाकी अगर आप एचएस में करना है तो इसके लिए हमें पूरा डीप में पढ़ना पड़ेगा, कौन सी साइट कहाँ पर है, कौन क्या है, तो उसके बारे में उतना डीप नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ सब इंस्पेक्टर तक रहूंगा कि कहाँ तक इसमें क्या आ सकता है। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक का जो टाइम पीरियड है दैट इज स्टोन एज। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्री हिस्टोरिक मेनली क्या है, स्टोन एज है। तो यहाँ पर आपको जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि ठीक है हाँ कर दिया, यहाँ पर मिल गए हैं। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हुए, इंस्क्रिप्शन है, कोई कॉइन है, वो आपको मिल रहे हैं प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के। लेकिन जो यहाँ के कोई रिटन एविडेंस है वो यहाँ पर नहीं मिलते हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के स्टोन एज की बात कर रहे हैं हम, वहां पर आपके कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपको हो गया, यहाँ पर आपने 2 टिक लगा लिए सिंपली याद करने के लिए। देन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की हम टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं, लेकिन जो रिटन है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हड़प्पन कल्चर की बात आ गई। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक में हम हड़प्पन कल्चर पढ़ते हैं, वैदिक एज की बात करते हैं, तो वहां के जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो तो मिलते हैं, लेकिन जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है, जो रिटन एविडेंसेस है वो क्लियर नहीं है। कोई कोई क्लियर है मगर कोई क्लियर नहीं है। और बात करें हिस्टोरिक की तो आपको पता है बुद्धा एज की बात करें, वहां से आगे की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिलते हैं और रिटन जो डॉक्यूमेंट्स है, रिटन जो एविडेंसेस है वो भी मिलते हैं, वो भी क्लियर है, मिलते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, इस पिक्चर से आपको माइंड, ये अगर आप पिक्चर माइंड में रखें तो इस तरह से शॉर्ट में आपको यही याद रखना है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यस रिटन नहीं मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं, यहाँ पर क्लियर नहीं है, एंड हिस्टोरिक में दोनों मिलते हैं, रिटन और ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्री हिस्टोरिक की, हमने क्योंकि प्री हिस्टोरिक का ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ी सी पिक्चर है और जो आपको माइंड में रखनी है। हमने बात की हिस्टोरिक की, पहले हिस्ट्री की बात की कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देन हम बात कर रहे हैं अब पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। इसमें से आपको एक तो आपको ये टाइम पीरियड याद रहना चाहिए, कौन सा टाइम पीरियड कहाँ तक है। ये आपको जब आप इंटरलिंक करेंगे चीजों को तब आपको ये समझ आ जाएगा। 20 लाख टू 10,000 BC मेसोलिथिक एज की बात करें, देन 10,000 BC टू 7,000 BC, एंड नियोलिथिक की बात करें तो 7,000 BC टू 200 BC या 2,500 BC, जहां से आपका क्या हो जाता है स्टार्ट, हड़प्पन कल्चर आपका स्टार्ट हो जाता है। उसके बारे में हम बाद में करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। पिछली बार की आप सीरीज देखें तो या सीरीज ए में क्वेश्चन पहला ही डायरेक्ट क्वेश्चन था हड़प्पन सिविलाइजेशन से। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि आपको थोड़ा ये बेस क्लियर हो जाए। पैलियोलिथिक की बात करें तो 20 लाख आपको पता है, ये आपने याद कर लिया। देन फर्दर डिवाइड किया गया है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तो लोअर पैलियोलिथिक के जो टाइम पीरियड है 20 लाख टू 1 लाख, 1 लाख टू 40,000, एंड अपर पैलियोलिथिक की 40,000 टू 10,000 BC। और 10,000 BC से हम कहाँ चले गए फिर मेसोलिथिक एज है, मेसोलिथिक जो टाइम पीरियड है वहां पर हम चले गए। ये आपको क्लियर हो गया कि 3 पार्ट है लोअर पैलियोलिथिक, ये आपने पढ़ा भी होगा, एज ए रिवीजन आपको आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है 3 चीजें आपको याद रखनी है। 1 इज कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एग्जाम में पूछी जाएगी कि लोअर पैलियोलिथिक एज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। देन आर्म्स एंड टूल्स, आपको आर्म्स एंड टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि अब पैलियोलिथिक में कौन सी है, मेसोलिथिक में कौन सी, और नियोलिथिक पीरियड में कौन से आर्म्स एंड टूल्स के प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि आपका चोपर का यूज कहाँ पर हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हैंड एक्स का यूज कहाँ पर हो रहा है, कौन सी एज में हो रहा है।
एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज साइट्स। अब मान लो लोअर पैलियोलिथिक की जैसे यहाँ पर है, इसकी साइट कहाँ पर है? लोअर पैलियोलिथिक के जो एविडेंसेस है वो कौन सी साइट पर मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। तो इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, लिविंग इन आइस एज, तो आइस एज में थे वो। हंटर एंड गैदरर, इस चीज की बात करें, देखिए ये चीजें आपको याद रखनी है पैलियोलिथिक के लिए। सिंपल तरीका है, लिविंग इन आइस एज, एक बार आप और देख लें तो आपको इजी रहेगा ये। लिविंग इन आइस एज, हंटर एंड गैदरर, ठीक है। अब पशुओं को मार रहे हैं, उनसे एनिमल्स को मार रहे हैं, और बस वही चला है, इनका खाना खा रहे हैं। देन हंटिंग ओनली बिग एनिमल्स, ओनली जो बड़े एनिमल्स थे उनको ये मारते थे। अगर छोटे एनिमल की बात करें तो इनके लिए उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फिशिंग की, तो उसके लिए तो आपको कोई छोटा मटेरियल चाहिए, आपको छोटा इक्विपमेंट चाहिए उसको मारने के लिए। तो वो कहाँ पर मिलता है? वो मिलता है लेटर टाइम पीरियड में। हम बात करेंगे उसकी भी कि फिशिंग कौन से पीरियड में स्टार्ट हुई। साइट्स, सोहन वैली, ठीक है, ये सोहन वैली है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध में। देन वी हैव बेलन वैली, ठीक है, ये है यूपी में, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। इतना आपको डीप में याद रखने के लिए ऐसा नहीं रखना है, ये आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए ये कहाँ पर है। सोहन वैली, क्योंकि ये आगे वाली साइट्स में भी यही साइट है, सेम है। सोहन वैली, बेलन वैली, आदमगढ़ एंड भीमबेटका। आदमगढ़ एंड भीमबेटका ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। आपको पता भी है भीमबेटका केव्स बहुत ही फेमस है, इसमें भी आपका जिक्र आएगा उस चीज का, भीमबेटका केव्स का। उतन्नूर, आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पर कुछ ट्रिक है कि जहां पर आपको उर आएगा, यू आर लास्ट में, ठीक है, सुफिक्स जहां पर ये यू आर आएगा, दैट मीन्स आपका क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। लोअर पैलियोलिथिक में ज्यादा कुछ याद करने के लिए नहीं है। जो आपका स्टोन टूल था, देखिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की इसकी बात कर ली कि लिविंग इन आइस एज, हंटर एंड गैदरर। अगर हम बात करें आर्म्स एंड टूल्स का, दैट इज हैंड एक्स। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, दिस इज हैंड एक्स। अब देखिए ऐसे यूज होता था इसका, पहले आप एक बड़ा सा पत्थर लेंगे, उसको दूसरे ही पत्थर से उसको छिल लेंगे, फिर आपका यूज किया जाएगा हैमर का, जो कि वुड का बना होगा, उससे आप उसको थोड़ा तराशेंगे, फिर तीखा करेंगे, देन आपका हैंड एक्स तैयार है। दिस इज योर हैंड एक्स। इसका यूज किया जाता था मेनली, जो टूल था लोअर पैलियोलिथिक का, ये क्या था? हैंड एक्स। ये इस पिक्चर से आप याद रख लीजिए, तीन चीजें इसमें, ज्यादा कुछ चीजें याद रखने के लिए नहीं है आपके पास। देन मिडिल पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज में हम देखेंगे, देखिए वो सेम रह रहा है, आइस एज, हंटिंग एंड गैदरिंग वो सेम है। एडवेंट ऑफ ब्लेड कल्चर, वो जो थोड़ा अब नुकीलापन था वो अब ज्यादा आ रहा है, ठीक है। उसके साथ ही मोस्ट यूज्ड आर्म टूल, ये आपको याद रखना है। हमने पीछे बात की, हमने हैंड एक्स की बात की। हैंड एक्स जो मेन टूल था, और अगर हम इसकी बात करें मिडिल पैलियोलिथिक की, तो चॉपर इज द मेन आर्म टूल। ये चॉपर है। अब देखिए वो कुछ इस तरह से था, हैंड एक्स एक त्रिभुज के आकार की तरह था हैंड एक्स, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर पकड़ने के लिए पूरी सुविधा है इसमें, और यहां से तीखा है, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल तीखा है। तो इसका यूज चॉपर है, आप देखेंगे चॉप करने के लिए होता है, चाकू की तरह ही। जो इसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता था, चर्ट एंड जस्पर, ये आपको याद रखना है। देन यू हैव साइट्स, अगेन जो इंपॉर्टेंट है वो इसी में से यही है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ से मिडिल पैलियोलिथिक जो आपका हिस्ट्री का जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ से बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं आ सकता। वेलन वैली, सिंहभूम वैली, भीमबेटका, आदमगढ़ वही है सेम। देन अपर पैलियोलिथिक एज, अब देखिए हम आइस एज की बात कर रहे थे अभी तक, इसमें भी आइस एज है, हंटिंग एंड गैदरिंग वही रह रही है, लेकिन ये कौन सी एज है? लास्ट एज ऑफ आइस एज। लोअर, मिडिल, अपर, ये हमने बात कर ली। देन दिस इज द लास्ट एज स्टेज ऑफ आइस एज। अब एडवेंट ऑफ नियंडरथल, यहां पर क्या हो रहा है? नियंडरथल का एडवेंट हो गया।
दिस इज द प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है, किस तरह से मैन का जो एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, थोड़ा स्लो में आता हूं मैं। अच्छा, जब बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज की, अब लास्ट स्टेज ऑफ आइस एज बन गया। आप यहाँ पर थोड़े शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए। वैसे तो आपको ये पीडीएफ ही यही आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपके ग्रुप में, जो जो ज्वाइन करेगा, क्योंकि इसके बाद जो ज्वाइन करेगा वही ग्रुप में रहेगा। ठीक है, अब हंटिंग एंड गैदरिंग लास्ट स्टेज हो गई, ये आइस एज वही सेम है। एडवेंट ऑफ नियंडरथल ये यहाँ पर नया आ गया, ये आपको थोड़ा याद रखना है। अपर पैलियोलिथिक जो एज है, इसमें आपको 3-4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। मिडिल में आपको उतनी याद नहीं रखनी है, उसके बाद इससे पहले लोअर में आपको उतनी याद नहीं रखनी, लेकिन अपर पैलियोलिथिक एज जो लास्ट एज है यहाँ की, वो आपको याद रखनी है। देखिए इसके बाद ट्रांजिशन आ रहा है। अच्छा, मिडिल पैलियोलिथिक एज, एक मिनट, पीछे वाला मिडिल पैलियोलिथिक लास्ट रह गया था। ठीक है, दिस इज बेलन वैली, सिंहभूम वैली, भीमबेटका एंड अदमगढ़। वैसे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप उससे भी बना लीजिएगा। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक एज में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको नियंडरथल याद रखना है। एक इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं कि किस तरह से एवोल्यूशन हुआ था, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। अब देखिए यहाँ पर आपको ये याद रखना है, यूज ऑफ बोन मेड आर्म्स एंड टूल्स। बोन से बने हुए आर्म्स एंड टूल्स। अब बोन से बने होंगे तो बिल्कुल हल्के होंगे, वो बहुत ही हल्के होते हैं, क्योंकि हड्डी जो होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, लेकिन उनका जो प्रहार होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। देन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड फायर एंड फ्लिंट स्टोन्स। अब देखिए आग की यहाँ पर खोज हो गई। फ्लिंट स्टोन, जैसे कि आपको पता है ये फ्लिंट स्टोन है। किसी खड के किनारे जाइए या नदी के किनारे, वहां पर आपको ये स्टोन, चमकीले पत्थर जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप आग जला सकते हैं। तो ये यहाँ पर आविष्कार हो गया। कौन सा? अपर पैलियोलिथिक एज में। देखिए जो चीज किसी पीरियड में बन रही है, फॉर एग्जाम्पल मिडिल पैलियोलिथिक एज में कोई चीज बन रही है, उसकी खोज कर दी है, देन वो अपने पीक पर अगले पीरियड में पहुंचेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर अपर पैलियोलिथिक एज में आपने फायर की खोज कर दी, तो ये अपनी पीक पर अगली एज में पहुंच जाएगी, क्योंकि वहां पर कृषि स्टार्ट हो जाएगी। अब कृषि स्टार्ट करने के लिए आपको आग जलानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर बहुत सारा खेत जो है, वहां पर जो बशिस है वो आपको जलानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया? इंट्रोड्यूस फायर विद फ्लिंट स्टोन्स। यहाँ पर ये आपको याद रखना है, फर्स्ट पेंटिंग बाई ह्यूमन बींग्स। अब ये कहां पर थी? भीमबेटका केव्स में। कौन से पीरियड में? अपर पैलियोलिथिक एज की आपको जो पेंटिंग मिलती है वो मिलती है कहां पर? भीमबेटका केव्स में। अब देखिए इसका आप सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं, रेड एंड ग्रीन उसका यूज किया जाता था मोस्ट कलर। क्यों रेड और ग्रीन? क्योंकि अब देखिए वहां पर एनिमल हंटिंग हो रही थी। जब एनिमल हंटिंग हो रही थी वहां पर, तो उनके पास क्या आ जाएगा? ब्लड। वो रेड कलर यूज कर लिया। एज ए ग्रीन, ग्रीन तो कहीं से भी हो सकता है, इन्वायरमेंट से, पत्तों से बना लिया ग्रीन कलर। ठीक है, और ये बनाएंगे कहां पर? वो केव्स में। केव्स में क्यों बनाएंगे? क्योंकि प्रोटेक्शन रहेगी। अब किसी चीज से प्रोटेक्शन करनी है, फॉर एग्जांपल बारिश आ रही है, अगर बर्फ पड़ रही है, तो उनको जो से बचाने के लिए वो कहां पर अपनी पेंटिंग्स बनाएंगे? केव्स में। तो फर्स्ट पेंटिंग कहां मिलती है आपकी? भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश। मोस्ट पेंटेड एनिमल्स। देखिए इस चीज का थोड़ा लॉजिक है, लॉजिक नहीं है पर आपको ये थोड़ी इंटरलिंक करनी है। एलिफेंट, राइनो, बफेलो, टाइगर एंड पिग। ये चीजें आपको याद रखनी है, बड़े से लेकर छोटे तक। जैसे एलिफेंट बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। राइनो, एलिफेंट, राइनो, बफेलो, टाइगर एंड पिग। इसी की तरह एक इमेज हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिली है, और उसमें पिग की जगह, लास्ट वाला जो पिग है उसकी जगह डियर की इमेज है। जैसे ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन में पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है, ये कहां पर है? मोहनजोदाड़ो साइट पर मिली है। तो इसमें
बाकी तो सेम है, एलिफेंट, राइनो, बफेलो, टाइगर, लेकिन पिग की जगह क्या है, डियर। हिरन ला लिया वहां पर। अब पहले हमारे पास यहाँ पिग था, ये आपको इस चीज से रिलेट करके याद रहनी है, याद रखेंगे आप तब आपको इजी रहेगा। जो पशुपतिनाथ की जो सील थी उसकी जगह क्या है, एलिफेंट, राइनो, बफेलो, टाइगर एंड डियर। देन यू हैव पेंटिंग्स। अब पेंटिंग है कुछ इस तरह से थी, ये भीमबेटका केव, भीमबेटका केव्स में जो पेंटिंग थी वो कुछ इस तरह से थी। ये घोड़ा है और ये अपने घोड़े को ले जा रहा है, ये आपको याद रखनी है। अब ये हमारा अपर पैलियोलिथिक हो गया, लोअर पैलियोलिथिक हो गया, मिडिल पैलियोलिथिक हो गया। हमने प्री हिस्टोरिक की बात कर ली। देखिए हमने यहां से शुरू किया था अभी प्री हिस्टोरिक एज से, पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में मैंने बात की थी, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। अब आर्म्स एंड टूल्स, ब्रोइन, ब्रोइन कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। एंड साइड स्क्रैपर, साइड स्क्रैपर तो ये है, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, इस साइड से बिल्कुल तीखा है, देखिए ये साइड स्क्रैपर है। कुरनूल, कृष्णा वैली, भीमबेटका। कुरनूल वैली है आंध्र प्रदेश में। देन यू हैव कृष्णा वैली एंड भीमबेटका। भीमबेटका तो हमने अभी देखा मध्य प्रदेश में, भीमबेटका केव्स भी है वहां पर। एंड कृष्णा वैली आप इस रिवर से, कृष्णा रिवर निकल रही है यहाँ से महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर से, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में आ रही है। तो कृष्णा वैली के अराउंड आपको कौन से, किस एज के आपको एविडेंसेस मिलते हैं, अपर पैलियोलिथिक एज के। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि नियंडरथल के बारे में आप थोड़ा याद रखिएगा कि किस तरह इवोल्यूशन हुआ मैन का। ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगी किस तरह से ये इवोल्यूशन हुआ। मे बी ये आपको सब इंस्पेक्टर के लिए जरूरी नहीं हो, पर ये वाला आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरह से वो इवोल्यूशन हुआ मैन का। देखिए अभी अगर हम इसको स्किप कर दें क्योंकि बहुत ही ज्यादा पुराने चले गए, हम रामापिथेकस, ये रामापिथेकस है, रामापिथेकस का पीरियड का टाइम। रामा इज अ साइट इन अफ्रीका। ठीक है, रामापिथेकस के जो लोग थे लिविंग इन फॉरेस्ट, कहाँ रह रहे थे ये, फॉरेस्ट में। देन ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की बात करें, अब नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया। 4 मिलियन टाइम, इस टाइम पीरियड आपको रहने दीजिए, आप इसी से याद कर लीजिए, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ये एडवांस, इसको रहने दीजिए। देन वी हैव होमो इरेक्टस। ठीक है, ओके, आई विल ट्राई दैट। होमो इरेक्टस की बात करें तो ये क्या था, हमने यहाँ पर बात की पहले रामापिथेकस जो कि फॉरेस्ट में रह रहे थे, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की बात की जो प्लेन्स में रह रहे थे। उसके बाद जब ये प्रोसेस चालू हुआ, फॉरेस्ट से कहाँ आ गए, प्लेन्स में आ गए। देन वी हैव होमो इरेक्टस। इरेक्टस मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा होना, देखिए आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सीधा है। लेकिन होमो इरेक्टस में दिक्कत ये थी कि स्कल ऑफ हेड नॉट हैव स्पेस। जो इसका स्कल था, देखिए आपको ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, जब आप पीडीएफ में देख लेंगे, जो इसका स्कल था इसमें माइंड के लिए स्पेस नहीं था। जो दिमाग है हमारा उसके लिए इसमें स्पेस नहीं था, बिल्कुल ऐसे चपटा था ये। तो इसमें आपको यही याद रखना है। देन वी हैव नियंडरथल। नियंडरथल में आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट मैन विद माइंड, इंटेलिजेंट माइंड। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है फर्स्ट मैन विद इंटेलिजेंट माइंड। अब इंटेलिजेंट माइंड है इसके पास, लेकिन वो जो माइंड था इसका वो था पार्शियली डेवलप्ड, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं था। एक तरह से तो डेवलप था लेकिन पूरा डेवलप नहीं था। जो वो पूरा डेवलप हुआ वो हुआ इस वाले पीरियड में, क्रो-मैग्नन। इस वाले पीरियड में हम देखते हैं नियंडरथल में जो हमने बात की थी, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस हम जो अपनी स्पीसीज मानते हैं, होमोसेपियंस सेपियंस, ये याद रखना आपको। होमोसेपियंस नियंडरथल से रिलेटेड है, लेकिन होमोसेपियंस सेपियंस वो किससे रिलेटेड है, क्रो-मैग्नन। यहां पर इवोल्यूशन ऑफ मैन यहां पर खत्म हो गया, दिस इज द मॉडर्न मैन, यहां पर आपका खत्म हो गया। क्रो-मैग्नन टाइम पीरियड में आपका क्या हो गया,
इवोल्यूशन ऑफ मैन खत्म हो गया एंड मैन विद कंप्लीट माइंड। अगर हम कंप्लीट माइंड की बात करें तो वो 16 सीसी होता है। 12 सीसी इज पार्शियली डेवलप्ड माइंड। ठीक है, सीसी में इसको नापते हैं। चलिए इस चीज में आपको थोड़ा सा ऐसे आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से एक मैन का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, पहले माइंड के लिए जगह नहीं थी, फिर पार्शियली डेवलप माइंड हुआ, उसके बाद कंप्लीट माइंड। देन वी विल कम फ्रॉम, अभी हमने पैलियोलिथिक की बात की, अब हम मेसोलिथिक की बात करते हैं। अब यहां पर देखिए एंड ऑफ आइस एज, आइस एज यहां पर खत्म हो गई। अब ट्रांजिशन फेज स्टार्ट हो गया, यहाँ पर एक चेंज स्टार्ट हो गया। हमने जैसे मैंने पिछले बात की थी, जो वहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पर वो चीज अपने पीक पर पहुंच जाएगी। ग्रुप लिविंग स्टार्ट हो गई। अब आप अपने गांव में ही देख लीजिए, जब ग्रुप लिविंग स्टार्ट होती है तो झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। किसी का घर अकेले में है तो वहां पर कुछ नहीं होगा। जब ग्रुप लिविंग स्टार्ट हो जाएगी देन क्या हो जाएगा, बैटल हो जाएगी। देन फर्स्ट एविडेंस ऑफ बैटल जो मिलते हैं मेसोलिथिक एज में मिलते हैं। मेसोलिथिक एज टाइम पीरियड जो था वहां पर आपको फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन बैटल मिलते हैं। देन फर्स्ट बैटल ऑफ लास्ट रिचुअल्स। रिचुअल्स की मान्यता भी तभी ज्यादा होती है जब आप ग्रुप में रहते हैं, गांव में रहते हैं, देवी देवता को मानते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, रिचुअल्स बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट एविडेंस ऑफ लास्ट रिचुअल्स, फर्स्ट बैटल, ग्रुप लिविंग, एंड ऑफ आइस एज, मेसोलिथिक, एंड स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। सॉरी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखिए यहां पर स्टार्ट होगी। मेसोलिथिक टाइम पीरियड में आपको क्या याद रखना है कि आपकी यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट होगी। उसके अगले वाले टाइम पीरियड में क्या होगा कि ये जो चीज है ये अपने पीक पर पहुंच जाएगी। यहाँ पर तो सिर्फ आपकी डोमेस्टिकेशन है, नेक्स्ट वाले पीरियड में क्या होगा, ये अपने पीक पर पहुंच जाएगी। किस तरह हम अभी देखते हैं। अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मेसोलिथिक में क्या था, माइक्रोलिथ कल्चर आ गया। अब माइक्रोलिथ कल्चर कैसे आया, मेकिंग ऑफ शार्प एंड पॉइंटेड आर्म्स एंड टूल्स। जो शार्प थे, अब देखिए छोटे छोटे जो होंगे, वेट अ मिनट, देखिए आप इस टेक्निकल इश्यू को कर लीजिए। बाकी मैं इसको, ये सेशन रिकॉर्डेड रहेगा। हमारा जो नॉर्मल सेशन है, जो हमारा कंप्लीट जो सिलेबस होगा वो 20th से स्टार्ट होगा। ये सिर्फ डेमो क्लास है कि किस तरह से आपका सिलेबस कवर किया जाएगा 6 मंथ में। क्योंकि फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ क्लियरिंग सब इंस्पेक्टर इन 2018, आई कैन इंश्योर यू कि आप लोग किस तरह से अपना एग्जाम क्लियर करेंगे। ठीक है, अच्छा वेट अ मिनट, कोई नहीं, आपको ये पिक्स क्लियर दिख जाएंगी। जब मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा आपको ये पूरी पिक्चर आपको क्लियर दिखाई दे देगी। यहां पर आपको क्या याद रखना है, इन्वेंशन ऑफ बो एंड एरो एंड फिश हुक। देखिए मैंने अभी पहले ही बात की थी, जब मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि उनके पास वो सिर्फ बड़े एनिमल को मार रहे थे, बिग एनिमल्स, क्योंकि छोटे एनिमल्स के लिए उनके पास इक्विपमेंट ही नहीं थे। अब यहाँ पर आपको फिश हुक मिल गया तो फिशिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ बो एंड एरो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए किसी पशु पक्षी को मारना है तो बो एंड एरो का यूज होगा। फिशिंग स्टार्ट हो गई। इसकी जो साइट है बागोर इन राजस्थान, ये आपको याद रखना है इस चीज से। ये कुछ टूल्स हैं, इस चीज के बारे में रहने दीजिए जी। आपको जो मैं इंपॉर्टेंट है सिर्फ सब इंस्पेक्टर के लिए जो जरूरी होगा मैं वही बताऊंगा आपको। ठीक है, देन वी हैव न्यूलिथिक एज। अब आपके प्रीवियस में हमने देखा कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया था। अगर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया है तो वो अपनी पीक में अगले पीरियड में पहुंचेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वहां पर तो उसका इन्वेंशन हुआ, उस चीज का इन्वेंशन हुआ है, तो स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। यहाँ पर पशुओं को उनको यूज करना है कि किस तरह से पशुओं का यूज किया जाए। एंटर्ड इन द सेकेंड फेज ऑफ ह्यूमन इकोनॉमी, दैट इज सर्वाइवल इकोनॉमी। देखिए ह्यूमन इकोनॉमी 3 तरह की होती है। फर्स्ट हमने पढ़ा हंटर एंड गैदरर। जब हमने पहले बात की, हमने पैलियोलिथिक की बात की, एज पैलियोलिथिक प्री हिस्टोरिक में हमने बात की, तो उसमें क्या थे, हंटर एंड गैदरर, मार रहे हैं खा रहे हैं। ठीक है,
सर्वाइवल इकोनॉमी, देन सेकेंड वन इज सर्वाइवल इकोनॉमी। तीन चीजें हैं, 1 2 3। सर्वाइवल इकोनॉमी में क्या है, अब उन्हें एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी, अपने लिए खेत में उगाना शुरू कर दिया और अपने लिए ही वो कंज्यूम किया उन्होंने। दूसरी चीज है, पहली चीज में उन्होंने सिर्फ हंटिंग स्टार्ट की थी, हंटिंग एंड गैदरर। दूसरे फेज में क्या कर दिया उन्होंने, सर्वाइवल इकोनॉमी की, हमने किस तरह से सर्वाइव करना है। उनके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फूड रहेगा कि किस तरह से हमने उन्हें प्रिजर्व करना है वो। देन वी हैव सरप्लस इकोनॉमी। इनिशियल टाइम पीरियड में ये सब चीजें हो रही थी, पहले हंटिंग एंड गैदरिंग, देन सर्वाइवल इकोनॉमी, देन सरप्लस इकोनॉमी। सरप्लस इकोनॉमी मतलब जब आप एग्रीकल्चर आपके पास बहुत ज्यादा हो गया, किसी चीज का प्रोडक्शन आपके पास ज्यादा हो गया, तो सिंपल सी बात है आप ट्रेड करेंगे। तो वो जो ट्रेड वाला सेक्शन है वो कहां पर होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको पता है कि वहां पर किस चीज के एविडेंस मिलते हैं, ट्रेड के एविडेंसेस मिलते हैं। सब चीजों को आप अगर लिंक करते जाएंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। एक बार आप ये पीडीएफ देख लेंगे, मैं आपको श्योर करता हूं कि आपको ये वाला सेक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने देखा 3 तरह की ह्यूमन इकोनॉमी है, अब सेकंड फेज में पहुंच गए हम, वो है सर्वाइवल इकोनॉमी। सरप्लस इकोनॉमी में हम देखेंगे जो नेक्स्ट वाला फेज रहेगा, जो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम देखेंगे सरप्लस इकोनॉमी, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो वो ट्रेड करेंगे ईस्ट के साथ, वेस्ट के साथ, जिसके साथ वो ट्रेड करेंगे, क्योंकि वहां पर हमारे को एविडेंसेस मिलते हैं ट्रेड के। बहुत ही रिच इकोनॉमी थी उस टाइम की हड़प्पन सिविलाइजेशन की। चलिए उसके बाद में बात करेंगे। देन यू हैव, उसके बाद हम देखते हैं इसी फेज में एडवेंट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट शुरू होगी, हमने देखा कि वहां पर क्या स्टार्ट हो गया, ग्रुप सेटलमेंट स्टार्ट हो गई, ग्रुप में रहने लोग स्टार्ट हो गए। उसके बाद बैटल स्टार्ट हो गई, बैटल के रिचुअल स्टार्ट हो गए। देन एडवेंट ऑफ सेटलमेंट, यहाँ पर पूरी तरह से सेटलमेंट स्टार्ट हो गई, एक बड़े लेवल पे सेटलमेंट स्टार्ट हो गई। कौन से पीरियड में, न्यूलिथिक पीरियड में। स्टार्टिंग ऑफ पोट्री, अब पोट्री मेकिंग होता है, जैसे घड़े बनाते हैं किसी तरह के, कोई भी बना रहे हैं आप, अब उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, आपने देखा होगा कि मिट्टी के घड़े किस तरह से बनाए जाते हैं। इन्वेंशन ऑफ पोट्री मेकर व्हील, व्हील उसके लिए यूज किया जाता है, उस पोट्री को बनाने के लिए इस तरह से व्हील यूज किया जाता है, जैसा कि आपको पता है, आपने कहीं देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा। तो व्हील का यूज हो गया शुरू यहाँ पर। अब जब व्हील का यूज शुरू हो गया, तब जो ट्रेड करना था इधर, जो सामान ले जाना, वो क्या हो गया, इजी हो गया। तो ह्यूमन लाइफ बिकम फास्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया, फास्ट हो गई इकोनॉमी नहीं, जो लाइफ थी लोगों की, वहां पर जो लाइफ थी वो फास्ट हो गई। इसी तरह इस चीज का जो ये चीज है, जो पीक पर पहुंचेगी, कहां पर पहुंचेगी, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ, वहां पर ये अपनी पीक पर पहुंच जाएगा। स्टार्टेड द यूज ऑफ पॉलिश्ड आर्म्स एंड टूल्स, सिंबल ऑफ, ये क्या है, अब मान लीजिए किसी के पास हैंड एक्स है, या किसी के पास एक्स है, हथौड़ा है, कोई भी है, कुल्हाड़ी है, उसको क्या कर दिया इन्होंने, पॉलिश कर दिया। आर्म्स जो थे इनके, फॉर एग्जांपल तलवारें थी या कुछ और था, इन्होंने क्या कर दिया, इनको पॉलिश करना शुरू कर दिया। अब कोई भी चीज, मेरे पास कोई अगर चीज होगी, मैं उसको पॉलिश करूंगा या कुछ और करूंगा, दैट इज, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा जब आप किसी चीज को, कुछ नई चीजें उसमें डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया उनका। पॉलिश्ड आर्म्स एंड यूज, उन्होंने यूज कर दी। आर्म्स एंड टूल्स, इस टाइम पीरियड के मैंने कहा था कि आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई है। नाउ एग्रीकल्चर टूल्स बिकम प्रोमिनेंट। तो जो एग्रीकल्चर टूल्स है वो बेसिक सी बात है, वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, साइट की बात करें, मेहरगढ़। ठीक है, फर्स्ट एग्रीकल्चर फील्ड पाकिस्तान में, फर्स्ट एग्रीकल्चर फील्ड कहां पर मिलती है, मेहरगढ़ में। यू हैव वुर्ज़होम एंड गुफ़करोल, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, बहुत ही फेमस है वुर्ज़होम। ये है, यहाँ पर क्या मिलता है, पिट ड्वेलिंग साइट इन जम्मू एंड कश्मीर। अब इसमें क्या होता था, कुछ इस तरह से होता था ये, फॉर एग्जाम्पल ये है पिट ड्वेलिंग। अब ये ऊपर से बंद है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सीढ़ियां होगी कुछ इस तरह से, नीचे जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियां होगी, यहाँ से आने के लिए, यहाँ पर एंट्री है, तो यहाँ पर आने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा
जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है इस साइड में, तो यहाँ पर जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता है, बिल्कुल आगे आगे जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो रहेंगे और इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर उनको अगर कोई बारिश आ रही है, बर्फ पड़ रही है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। हमने अभी तक क्या कर दिया, हमने जो हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था, जो एंशिएंट, बिल्कुल प्री हिस्टोरिक, वो हमने यहाँ तक कवर कर लिया। ये इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा सब इंस्पेक्टर के लिए, तो इसमें से आपको क्वेश्चन पड़ जाएगा अगर आएगा यहाँ से। ये वाला बेसिक टॉपिक था, यहाँ से वैसे कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये बेसिक क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। वहां जो वो वाला टॉपिक है, क्योंकि वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आए। वैदिक एज, वैदिक पीरियड की बात करें, लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, मुगल, गुप्तास की बात करें, तो वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हिस्ट्री का, क्योंकि हम उसको थोड़े थोड़े डिस्कस करते रहेंगे डेली बेसिस पे। और एक वीकली टेस्ट रहेगा आपका, तो आपको क्या होगा कि पता लग जाएगा कि आप लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, और हमें भी ये पता लग जाएगा कि आप लोग कहाँ पर लैग कर रहे हैं, ताकि वहां पर हम फोकस कर सकें। बाकी जो आज की क्लास थी ये इतनी थी, मैंने क्योंकि यहाँ पर बेसिक क्लियर करने थे आप लोगों के। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं कि किस तरह की आपको दिक्कत आ रही है, देन आई विल रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सर कोर्स कुछ इस तरह से रहेगा, हम 6 मंथ में आपका जो प्री प्लस मेंस है वो हम कवर कर देंगे। मेन फोकस जो है वो प्री पर है, क्योंकि आपका जो मेंस का टॉपिक है, मेंस में आपको हिंदी और इंग्लिश ज्यादा टफ नहीं है। आपको हिंदी में दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में दिक्कत ये है कि हम मेंस के लिए जो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं पूरी ग्रामर। दैट इज नॉट नेसेसरी। आपको पूरी ग्रामर के बारे में नॉलेज नहीं चाहिए, आपको इतना नॉलेज चाहिए कि आपने एग्जाम क्लियर करना है, आपने मास्टरी नहीं करनी। उसका जो मेन फोकस रहता है गद्यांश, पद्यांश और ऐसे, वो आपका मेन टॉपिक है। और मैं आप लोगों को एश्योर करा सकता हूँ कि गद्यांश पद्यांश की इस तरह से तैयारी होगी कि आप लोग, मतलब इजी है, बिल्कुल इजी है गद्यांश पद्यांश। पहले मुझे भी यह लगता था कि पता नहीं क्या ही है ये हिंदी में, क्योंकि हिंदी मेरा भी सब्जेक्ट कभी नहीं रहा है। बट जो गद्यांश पद्यांश है वो बिल्कुल इजी सेक्शन है, अगर आपको आता भी नहीं है तब भी आप उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद आपका ऐसे का सेक्शन रहता है, ऐसे के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी आपको थोड़ा थोड़ा करवाया जाएगा मेंस पर। ठीक है, मेंस पर हम ऐसा करेंगे कि एक तो आपका जो लास्ट के 2 मंथ्स है, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट के जो 2 मंथ रहेंगे उसका पूरा फोकस जो रहेगा वो मेंस पर रहेगा। उससे पहले भी हम मेंस के बारे में जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आपके एसेस, वो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्कोरिंग भी वही है कि आपको किस तरह से स्कोर करना है एसे के टॉपिक में। बाकी वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उस चीज की आप चिंता मत कीजिए। पहला फोकस ये है प्री क्लियर करना है, देन यू हैव टू उसके बाद फोकस जो रहेगा मेंस पर। देखिए आपको मैथ्स में नहीं आ रही, मैथ आपको अगर आएगी तो आएगी आपकी लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे हार्डली, अगर आएंगे उससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे मैथ्स के, वो भी सिंपल मैथ होती है। बाकी रीजनिंग के आए थे, मैथ का फोकस नहीं रहता है सब इंस्पेक्टर में। क्लासेस आपकी डेली होगी 2 आवर्स की, संडे को छोड़ करके बाकी रोज आपकी क्लासेस होंगी, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है और इसको कवर करना है, इस तरीके से कवर करना है करंट अफेयर। ठीक है, टाइमिंग हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ग्रुप में रहेगी टाइमिंग, जिस तरह से सब फ्री होंगे उस टाइम पे हम इसको कर लेंगे। बाकी ये रहा है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए हम क्या करेंगे, एक तो वीकली रहेगा करंट अफेयर की, वीकली किस तरह से करंट अफेयर होगा, और उसके बाद
उसके बाद क्या रहता है, हम मंथली आपको इस चीज का करवाएंगे कि किस तरह का करंट अफेयर सब इंस्पेक्टर के लिए जरूरी रहेगा। बाकी आप मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स की चिंता आप छोड़ दीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको बता देंगे कि कौन से सेक्शन में से आ सकता है मैथ्स के क्वेश्चन। बेसिकली सीरीज से पूछा जाता है या तो आपका दूसरे से पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। अगर आपका ये कमजोर भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अलावा जो आपके टेस्ट हैं वो होते रहेंगे, इससे आपको पता लगता रहेगा कि किस तरह से आपका। बाकी कोई दिक्कत तो तब मिलते हैं फिर 20th तक। बाकी कल का दिन हम रख रहे हैं कि कल आप लोग फीस डिपॉजिट कर लें, जो जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो फीस डिपॉजिट कर लें, क्योंकि हम उन्हीं को ग्रुप में रखेंगे। बाकी जो आज नहीं आ पाए हों किसी वजह से, उनको भी हम बता देंगे कि किस तरह से ये रहा है। जो कितना टफ नहीं होता है इस एग्जाम को निकालना। तो किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, मेंस में हिंदी और इंग्लिश ही आती है। फीस हमने स्ट्रक्चर आपको बता दिया था कि 6000 है, आपको 3000 पहले डिपॉजिट करने हैं, 3000 आपको उसके बाद करने हैं डिपॉजिट। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप एक बार फीस ना दें, क्योंकि जब मैंने कोचिंग ली थी 2017 में अलाइड मेंस की, तब मैंने स्टार्टिंग में 25,000 डिपॉजिट किए थे चंडीगढ़ में, और मुझे पता है कि वहां पर मैं कुछ जिक्र नहीं आया था। लोगों ने 80-80 हजार कोचिंग की फीस दी थी IHS की, लेकिन उनको जो करवा रहे थे वहां पर वन वर्ड ये करवा रहे थे क्वेश्चंस। नहीं नहीं सर, बीच में बंद क्यों कर